नमस्ते साथियों, हमने अपनी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 डी और ए ब्लॉक स्टार्ट किया था, जिसमें संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, इनके बारे में हमने स्टडी की थी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ज़रा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने अपनी जो लास्ट क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बातें की थी वो संक्रमण तत्व को हम इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसके मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको करवाया था, फिर से 1 मिनट के लिए हम इसको रिपीट कर लेते हैं और फिर इसके 1-2 क्वेश्चन हम पुटअप कर लेते हैं। सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए, हमने बात की है संक्रमण तत्व। तो वे तत्व या वे डी ब्लॉक के तत्व जिनका डी कक्षक क्या हो, अपूर्ण भरा होता है, आंशिक भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना था कि वे डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व के लिए हमने क्या लिखा था, वे डी ब्लॉक के तत्व जिनका डी कक्षक अपूर्ण या क्या होना चाहिए, आंशिक, अपूर्ण या आंशिक भरा होता है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और विशेष मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसके अंदर याद हो कि क्वेश्चन भी हमने लिखा था कि वर्ग नंबर 12 के तत्व क्या थे, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। इनको जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते क्योंकि इनकी परमाणु व्यवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होता है, पूर्ण भरा होता है। तो चलो लिख सकते हो कि वर्ग 12 के तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं क्योंकि इनका परमाणुवीय या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक, डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10, डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिया था। अब देखो, इतना बात तो आपने समझ ली। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और पुटअप होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। इसका पिछली क्लास में आपने नोट कर चुके हो तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करें, इसको हम मिटाते हैं। इसके हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका ये बन गया था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम क्या नहीं मानते, संक्रमण तत्व नहीं मानते। क्यों? अब जो 2-3 जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में दिए गए, हम उनकी बात कर लेते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 2, आप कैसे कह सकते हो कि स्कैंडियम, आप कैसे कह सकते हो कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। तो आप कैसे कह सकते हो कि Z बराबर 21, कि आप कैसे कह सकते हो कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है जबकि जिंक का परमाणु क्रमांक Z बराबर 23। जिंक आप कैसे कह सकते हो कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। अगर इस क्वेश्चन का अगर अपने को आंसर लिखना तो सीधी सी बात है। एक चीज़ और बता दूं, डी ब्लॉक वाले चैप्टर की सबसे विशेष बात ये रहेगी कि इस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन मानते हैं। तो ज़्यादा अगर हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम टॉपिक को पढ़ें तो उनके जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो साथ में अटेंड कर ले, जिससे जब
चैप्टर एंड हो तो आपको लगेगा कि आपको ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में और आपको अच्छे तरीके से आपको याद है। देखो सीधी सी बात है कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना लिखा हमने, 21 लिखा है। तो स्कैंडियम की का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या आएगा, आर्गन 3d14s2। तो अर्थात इसके डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन अर्थात डी कक्षक अपूर्ण है, और अपूर्ण तो संक्रमण तत्व होगा। तो आप कह सकते हो कि स्कैंडियम की मूल अवस्था में डी कक्षक, जो डी कक्षक, अगर स्कैंडियम का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाया था, क्या था लिखोगे तो आर्गन 3d14s2। तो स्कैंडियम की मूल अवस्था में डी कक्षक, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3d1 एक होगा। तो स्कैंडियम की मूल अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, इसलिए यह एक संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक अपनी परमाणुीय या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक में कितने होते हैं, इसमें 3d है। डी कक्षक क्या होगा, पूर्ण भरा। तो जिंक अपनी परमाणुीय सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, इस कारण यह संक्रमण तत्व नहीं है। बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी नहीं इसका आंसर देने के लिए। तो इस क्वेश्चन से इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिल्वर या कॉपर के लिए। सिल्वर या कॉपर का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आप पाओगे कि डी कक्षक वो पूर्ण भरा होता है, फिर भी उनको संक्रमण तत्व मानते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चाहे कॉपर के लिए बात कर लिया सिल्वर के लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका सेम होगा। तो यहाँ दोनों को लिख लेते हैं हम, कॉपर ऑब्लिक सिल्वर, कॉपर ऑब्लिक सिल्वर की मूल अवस्था में डी कक्षक, डी में कितने होते हैं 10, डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, पूर्ण भरा होता है, फिर भी यह संक्रमण तत्व है। क्यों? तो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कॉपर या क्रोमियम, कॉपर या जो क्रोमियम मैंने लिखा है उनमें डी कक्षक क्या है, पूर्ण भरा है। और हमने ये कहा था कि जब डी कक्षक पूर्ण भरा होता है तो उसको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, लेकिन कॉपर या सिल्वर को हम संक्रमण तत्व मानते हैं। क्यों? तो देखो यहाँ से एक बात समझना कि संक्रमण तत्व की परिभाषा में हमने लिखा था कि वो परमाणुीय या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। तो इनके मूल अवस्था में, ये परमाणु अवस्था में तो डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, लेकिन इनकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 होती है। +2 होगा तब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने? 9। उस कंडीशन में डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ नहीं है, इस कारण से इनको हम संक्रमण तत्व मानते हैं। तो इसका आंसर है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि तो क्या लिखेंगे आंसर के रूप में कि कॉपर या सिल्वर का
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इनका, n-1 d में कितने होते हैं 10 और ns 1 होता है। तो कॉपर या सिल्वर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d में 10 होंगे और s में 1 होता है। इस स्थिति में d कक्षक, d में कितने हो गए 10, तो d कक्षक पूर्ण भरा होता है, लेकिन कॉपर ऑब्लिक सिल्वर, चाहे कॉपर की बात कर ले या सिल्वर की, दोनों की बात है, लेकिन कॉपर या सिल्वर सामान्य +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे 2, तो S से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से बाहर चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन इस D कक्षक से बाहर जाएगा, तो एक S से और एक D से बाहर चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9, तो D में कितने 9, और 9 का मतलब पूर्ण भरा नहीं है, अर्थात संक्रमण तत्व। तो सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इनका D कक्षक, जिसके कारण इनका D कक्षक, D में कितने हो जाएंगे 9, D कक्षक अपूर्ण हो जाता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व मानते हैं, कहते हैं ये, इसलिए संक्रमण तत्व है। तो ये 2 क्वेश्चन थे संक्रमण तत्व से रिलेटेड। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते, लेकिन फिर भी कभी कभार उसको घुमा फिरा कर भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो 2 क्वेश्चन थे, तो अब तक इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर के हम करते रहेंगे, जिससे ईजिली अपने को ये समझ में आ जाए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों के अंदर हम काफ़ी पॉइंट पढ़ेंगे, और इन सबसे बड़ी बात है कि डी ब्लॉक वाले चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणधर्म, या इंग्लिश में लिखे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम बात क्या करेंगे कि संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणधर्म। संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण, सबसे बड़ी पहली बात है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं मुख्यतः धातु के रूप में होते हैं, तो नॉर्मली ये कठोर होते हैं। संक्रमण तत्व अति कठोर धातुएं होते हैं, लेकिन विशेष बात याद करनी है कि इसमें वर्ग नंबर 12 जिंक, कैडमियम और मरकरी वो अपवाद होते हैं। उनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि संक्रमण धातुएं अति कठोर होती है। क्या लिखा है, संक्रमण धातुएं अति कठोर होती, नॉर्मली कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, अपवाद की मैं बात कर रहा हूँ, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये कठोर धातुएं नहीं होती है। उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, थोड़ा सा
कम होता है। इसके अलावा एक बात और याद करनी है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। प्रश्न आ जाता है कि संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अंतरा परमाणुक धात्विक आबंध पाए जाते हैं और जिनके निर्माण में NS और N-1D दोनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो कि संक्रमण धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अंतरा परमाणविक धात्विक आबंध पाया जाता है जिसके निर्माण में NS तथा N-1D उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, कि इनके निर्माण में NS व N-1D उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते। अब यहाँ से एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, सर ये NS और N-1D का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो आप तो समझो, जैसे मैंने क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन के विन्यास की बात करें, ये चलो सबसे सिंपल स्केडियम से ले लेते हैं। स्केडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, इससे पहले आखिरी गैस आती है आर्गन, आपने लिखा 3D4S, आर्गन तक 18, 18 2 20, 20 1 21। अब गौर से समझना कि इसका बाहरी कोष कौन सा है 4S, उसके अंदर कौन सा है 3D। अब देखो बाहर से एक कम मान है तो सीधी सी बात है, अगर ये N हुआ, इसको मैंने NS2 लिखा, तो अब ये एक कम कैसे होगा N-1D, हुआ नहीं हुआ? ये 4, तो 4 में से एक गया तो कितना हो गया 3। तो आप सभी जानते हो डी ब्लॉक में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे बाहरी कोष 4S को छोड़ के अंदर वाले D में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो सीधे लिखने का तरीका होगा NS और D के लिए 1-N-1D। तो सबसे पहली बात तो ये याद कर लेना कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो क्या होती है, अति कठोर होती है। किनको छोड़ के? जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के। और मरकरी तो आपको पता है कि कमरे के ताप पर पाई जाने वाली कौन सी धातु है द्रव अवस्था में। प्रश्न आंसर कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मरकरी। इसके अलावा प्रश्न आ जाएगा कि संक्रमण धातुओं के ये गलनांक और क्वथनांक का टॉपिक हम अलग से लेंगे कि संक्रमण धातु के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसके? गलनांक और क्वथनांक के। तो एक सीधी सी बात याद रखनी है, इनके अंदर अंतरा परमाणुक धात्विक आबंध पाया जाता है। कौन सा? अंतरा परमाणुक धात्विक आबंध पाया जाता है, जिसमें कौन सा NS व N-1D उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसके बाद इसमें तो थोड़ी सी बात और करते हैं हम, कर्णन एंथैल्पी, नया टॉपिक आता है इसके अंदर, कर्णन एंथैल्पी। क्या लिखा है? कर्णन एंथैल्पी। जो सीधी सी बात समझना कि क्षेत्र के कर्ण बनाना, कर्णन का मतलब कर्ण। किसी धातु क्रिस्टल से धातु परमाणु को विभक्त करने के लिए, अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्णन एंथैल्पी कहते हैं। और संक्रमण तत्वों के लिए, संक्रमण धातुओं के लिए कर्णन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। अब उच्च होता क्यों? सबसे विशेष बात कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, तो बंध बनाने की क्षमता अधिक होगी, तो कर्णन एंथैल्पी का मान क्या होगा? उच्च होगा। तो इसके लिए हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे कर्णन एंथैल्पी के लिए? कि किसी धात्विक
किसी धात्विक क्रिस्टल को धातु परमाणु में, किसी धातु क्रिस्टल को धातु परमाणु में विभक्त, धातु परमाणु में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसी धातु क्रिस्टल को धातु परमाणु में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कणन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कणन एंथैल्पी कहलाती है। अभी आगे, यदि धातु में बनाए जाने वाले, यदि धातु में बनाए जाने वाले सहसंयोजक, यदि धातु में बनाए जाने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या में वृद्धि होती है, यदि धातु में बनाए जाने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या में वृद्धि होती है तो उनकी कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। सीधी सी बात है कि जितने ज़्यादा बंद होंगे उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस कारण से उनकी जो कण एंथैल्पी है उनके मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब एक चीज़ होती, जिन संक्रमण तत्वों के का विन्यास अर्धपूरित या पूर्णपूरित होता है, अर्धपूरित या पूर्णपूरित होगा तो वो स्थायी होते हैं। इस कारण से उनकी बंध बनाने की प्रकृति है वो कम होगी, तो उनकी कण एंथैल्पी का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं कि जिन धातुओं का विन्यास, क्या लिखा है? जिन धातुओं का विन्यास अर्धपूरित या पूर्णपूरित होता है, जिन धातुओं का विन्यास अर्धपूरित या पूर्णपूरित होता है उनमें बंध बनाने की क्षमता, उनमें बंध बनाने की प्रकृति, उनमें बंध बनाने की प्रकृति उनमें बंध बनाने की प्रकृति कम होती है। इस कारण उनकी कण एंथैल्पी, इस कारण उनकी कण एंथैल्पी का मान कम होता है। देखो समझा दो आपको, अगर कन्फ्यूजन है कि कण एंथैल्पी का मतलब है किसी धात्विक क्रिस्टल से को धातु परमाणु में विभक्त करना। क्रिस्टल है, बहुत सारे परमाणु, उन परमाणु को अलग अलग करना। तो किसी धात्विक क्रिस्टल को किसमें? धातु परमाणु में विभक्त करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? आपकी कण एंथैल्पी। और सिद्ध सी बात है कि जितने ज़्यादा उसमें सहसंयोजक बंध होंगे उसकी कण एंथैल्पी का मान उतना क्या होगा? उच्च होगा। और विशेष बात, जिन धातु का विन्यास क्या हो? अर्धपूरित या पूर्णपूरित, मतलब उनके उपकोष या तो पूर्णपूरित या अर्धपूरित होंगे तो उनका स्थायित्व ज़्यादा होगा, तो उनमें बंध बनाने की प्रकृति क्या होगी? कम होगी। तो उनकी कण एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो ये तो लिखा था हमने। इसके बारे में मेटाबेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट, अब देखो ये तो लिख लिया। अब इससे जो कण एंथैल्पी से रिलेटेड जो पर्सन बनते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाता है और हमें आंसर कैसे देना। तो 3 क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिए थे, तो उसी प्रकार से क्वेश्चनों की संख्या आगे लेके चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये बनेगा कि जो संक्रमण तत्वों की कण एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? संक्रमण तत्वों की कण एंथैल्पी
के मान, संक्रमण तत्व की कण एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं? तो इसका अगर आंसर देना तो सीधी सी बात है कि जैसे सबसे पहली बात समझना कि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी होती है, जिसके कारण इनमें अंतरापरमाणुक आकर्षण अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण इनमें परबल आकर्षण बंध का निर्माण होता है, जिसके कारण से इनकी कण एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो सिंपल से लैंग्वेज लिखना चाहते तो लिख सकते हो कि होगी इनके परमाणुओं में अयुग्मित का मतलब समझते होंगे कि जैसे आप एक बॉक्स बनाते हो, अगर उस बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो वो तो हो गया अयुग्मित, लेकिन आपने उसमें कितने भर दिए? 2, तो वो हो गया युग्मित। तो इस बॉक्स में ये कक्षक जो आप बोलते हो, अगर उसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इनके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण इनमें अंतरापरमाणुक आकर्षण अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इनमें परबल आबंध का निर्माण होता है। सीधा सा आंसर आपको ये लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ बात है। इसके अलावा इसके 2 क्वेश्चन और बात कर लेते हैं कण एंथैल्पी से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा आपका, समझना यहाँ पे कि मैग्नीज की कण एंथैल्पी, क्या लिखा हमने यहाँ पे? मैग्नीज की कण एंथैल्पी। मैग्नीज से पहले कौन सा तत्व आता है? क्रोमियम। तो मैग्नीज की कण एंथैल्पी क्रोमियम, तथा बाद में क्या आता है इसके? मैग्नीज के। देखो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना था? 25। तो 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज और 26 आयरन। तो मैग्नीज की कण एंथैल्पी क्रोमियम तथा आयरन से कम होती है, क्यों? एक तो क्वेश्चन ये आ गया, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 3D श्रेणी, अर्थात कौन सी? प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D श्रेणी में जिंक की कण एंथैल्पी, 3D श्रेणी में जिंक की कण एंथैल्पी सबसे कम होती है, क्यों? अब आंसर देखना इनका। देखो मैग्नीज की कण एंथैल्पी क्रोमियम और आयरन से कम क्यों होती है? मैंने अभी लिखाया था कि जिनका विन्यास क्या हो? अर्धपूरित या पूर्णपूरित। तो मैग्नीज का विन्यास कैसा होता है? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप किसे लिखते हो? मैग्नीज, इससे पहले अक्रिय गैस आर्गन, 3D5 4s2। तो ये विन्यास क्या हो गया? डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? 10। कितने भरे? 5, मतलब आधे। तो इसका विन्यास क्या होगा? अर्धपूरित। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, ज़्यादा लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीज के अर्धपूरित विन्यास के कारण इसकी कण एंथैल्पी का मान क्रोमियम और आयरन से कम होता है। तो सीधा लिख सकते हैं मैग्नीज के, क्या लिखोगे आंसर इसके? मैग्नीज के अर्धपूरित विन्यास के कारण, क्या लिखा है? मैग्नीज के अर्धपूरित विन्यास के कारण मैग्नीज के अर्धपूरित विन्यास के कारण इसकी बंध बनाने की
प्रकृति कम होती है। इस कारण, अब तो क्वेश्चन बताना, इस कारण मैग्नीज की करण एंथैल्पी, मैग्नीज की करण एंथैल्पी क्रोमियम तथा, क्या लिखा, क्रोमियम तथा आयरन से कम होती है। अब इसमें क्या लिखोगे, 3D श्रेणी में जिंक की करण एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है। तो सीधी सी बात है कि जिंक के पूर्ण पूरित विन्यास, जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिखा था अगर याद हो तो Zn, इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आएगी, आर्गन, 3D10 4s2 होता है। तो सीधी सी बात है डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, अर्थात पूर्ण पूरित। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कि जिंक के पूर्ण पूरित विन्यास के कारण इसकी बंद बनाने की प्रकृति कम होती है। इस कारण इसकी करण एंथैल्पी 3D श्रेणी में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो विशेषकर आपसे ये कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हैं इनको आप एज इट इज़ याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले टॉपिक को हमने समझ लिए, फिर इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनके माध्यम से हमने इनकी प्रैक्टिस कर ली। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद इसके भौतिक गुणों में हम बात करते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक की, उससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करें तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने बनाए हैं इनको अगर आप अच्छे तरीके से समझ के अगर इनको याद कर लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने पहले भी कहा था कि अपनी जो ऑनलाइन क्लास होती है वो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इसके अंदर भौतिक गुणों में, वो अपना आता है गलनांक एवं क्वथनांक। क्या लिख रहे हैं हम, गलनांक एवं क्वथनांक। तो सीधी सी बात है कि गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो डी ब्लॉक तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक डी ब्लॉक तत्वों के क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब कारण क्या है, किसी भी संक्रमण श्रेणी में एकमित इलेक्ट्रॉन या किसी भी तत्व में एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर धात्विक बंध सामर्थ्य बढ़ता है, जिससे सहसंयोजक बंध बनने की संभावना बढ़ती है, जिसके कारण उनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो कि डी ब्लॉक तत्वों के गलनांक, डी ब्लॉक तत्वों की गलनांक एवं क्वथनांक के मान उच्च होते। डी ब्लॉक तत्वों की गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। किसी भी संक्रमण श्रेणी में, क्या लिखा है, किसी भी संक्रमण श्रेणी में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से, किसी भी संक्रमण श्रेणी में एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धात्विक आबंध सामर्थ्य बढ़ता है, जिससे सहसंयोजक आबंध बढ़ने की, जिससे सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बंधों की, जिससे सहसंयोजक बंधों की
उपस्थिति, जिससे सहसंयोजक बंधों की उपस्थिति की संभावना बढ़ती है, जिसके कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब एक आपको आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम समझ में आ रहा होगा। इसमें आप देखना कि 3D श्रेणी में सबसे ऊपर आ रहा है आपको क्रोमियम, 3D श्रेणी में सबसे ऊपर क्या नजर आ रहा है, क्रोमियम, और 4D श्रेणी में आपको आ रहा है मोलिब्डेनम, और 5D श्रेणी में आपको आ रहा है टंगस्टन। तो इन श्रेणियों में प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन, क्रोमियम, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन, क्रोमियम, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कौन, मोलिब्डेनम, एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी में क्या, टंगस्टन। अपनी श्रेणियों में इनके गलनांक के मान उच्चतम होते हैं। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के गलनांक के मान अपनी श्रेणी में उच्चतम होते हैं, क्योंकि अपनी श्रेणियों में इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण से इनके गलनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो हमने क्या लिखा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के गलनांक अपनी श्रेणी में उच्चतम होते हैं, क्योंकि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के गलनांक अपनी श्रेणी में उच्चतम होते हैं, क्योंकि इनके पास सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण धात्विक आबंध सामर्थ्य एवं सहसंयोजक, जिसके कारण धात्विक आबंध सामर्थ्य एवं सहसंयोजक आबंध, सीधी बात है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो इनका मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगी। तो जिसके कारण धात्विक आबंध सामर्थ्य एवं सहसंयोजक आबंध की उपस्थिति अधिक होती है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो कि आपको या तो सीधी सी बात है कि लैंग्वेज के रूप में लिखा है, लेकिन सीधी सी बात माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो गलनांक और क्वथनांक का रिलेशन है वो सीधा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसके बंध बनाने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, तो गलनांक और क्वथनांक के मान भी उच्च होंगे। अब देखो इस पर दो या तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बोर्ड पे आपको लिख देता हूँ। देखो एक तो सिंपल सा ये था, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीज का गलनांक क्रोमियम व आयरन से कम होता है, क्यों? क्या लिखा है, मैग्नीज का गलनांक क्रोमियम और आयरन से कम होता है, क्यों? इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं 8वां, जिंक, कैडमियम तथा जिंक वर्ग नंबर 12। तो क्या लिखा है, जिंक, कैडमियम तथा मरकरी का गलनांक अपनी श्रेणी में न्यूनतम होता है, क्यों? बड़े जो सीधी सी बात, अगर आप इसका आंसर देना चाहो, समझना चाहो तो सिंपल सी बात थी। जो मैग्नीज का गलनांक क्रोमियम और आयरन से कम होता है, सीधी सी बात है। मैग्नीज का विन्यास कैसा होता है, अर्धपूरित। जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होगा उसके बंध वो स्थायी होगा, तो उसके बंध बनाने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर सीधा लिखोगे
शॉर्ट में मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आंसर आपको ये लिखना था यहाँ पे कि नंबर 1 मैग्नीज का अर्धपूरित विन्यास क्या होता है अर्धपूरित, और क्या होता है क्वेश्चन में लिख देना 3d5 4s2। दूसरा इनका IP मतलब इनके आयनन विभव का मान क्या होता है उच्च होता है, क्योंकि विन्यास अगर अर्धपूरित है तो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन एंथैल्पी होती है, उसका मान क्या होता है उच्च होता है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि उच्च आयनन एंथैल्पी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिंक कैडमियम और मरकरी का गलनांक अपनी श्रेणी में न्यूनतम होता है। देखो ये तीनों के तीनों वर्ग नंबर 12 के तत्व हैं जिनका विन्यास होता है वो पूर्ण पूरित होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि कम होने का कारण क्या है, पूर्ण पूरित विन्यास। क्या हो गया, पूर्ण पूरित विन्यास। दूसरा जिंक कैडमियम और मरकरी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखोगे तो इनमें एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इनमें क्या नहीं होगा, एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बंध बनाने की क्षमता कम होगी। और तीसरा इनका भी उच्च आयनन विभव होता है। तो नंबर दूसरा पॉइंट एकमित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, शॉर्ट में लिख दिया पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आप लिख लो, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो उच्च आयनन विभव, क्या लिखेंगे हम, उच्च आयनन विभव, उच्च आयनन विभव। तो ये बिल्कुल जैसे जैसे हमने टॉपिक पढ़े हैं उनके क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, और बिल्कुल ईजिली ये सब के आंसर है वो एक जैसे हैं। तो बिल्कुल आप इनको याद कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करें। तो आज की इस क्लास में एक तो हमने संक्रमण तत्व को रिपीट किया था, उसके बाद उसके भौतिक गुणों में एक तो कणन एंथैल्पी, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, गलनांक और क्वथनांक के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी, अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसकी जो संक्रमण तत्व के परमाणु व आयनिक त्रिज्या प्लस इनका उच्च आयनन विभव होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।